हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 3। लास्ट जो पार्ट था उसमें हम डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी कर रहे थे। इनफॉर्मल हो चुका था, फॉर्मल मेथड में स्पीयरमैन रैंक खत्म हो चुका है और गोल्डफेल क्वांट खत्म हो चुका है। सो आज हमें करना है इसका थर्ड टेस्ट विच इज़ वाइट टेस्ट। सो वाइट टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले वाइट, इसका पूरा नाम है वाइट्स जनरल हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी टेस्ट। हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी टेस्ट। सो बेसिकली गोल्डफेल क्वांट जो था, जिसमें हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, रीऑर्डरिंग करनी पड़ती है ऑब्जर्वेशंस की विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। फिर उसको हम पूरा क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन रिग्रेशन निकालते हैं, RSS1 RSS2 निकालते हैं, F टेस्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट का भी मतलब हर एक टेस्ट की अपनी अपनी क्या है कंडीशंस है। जैसे हमने पढ़ा था गोल्डफेल की अपनी कंडीशन है, ठीक है, स्पीयरमैन में रैंक निकालनी पड़ती है, गोल्डफेल में हमने ये पढ़ा था पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है, तो इसीलिए बोला जाता है जब आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही है ना कौन सा टेस्ट लगाएं, तो आप सिंपली आंख बंद करके कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, आप वाइट टेस्ट लगा सकते हैं। जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड है हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी के लिए टेस्ट, वो वाइट टेस्ट ही है। सो वाइट टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी हैव दिस इक्वेशन yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui। ये आपको गिवन है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 पे आप इसमें क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 पे आप करते हैं एस्टिमेट इस इक्वेशन को। ठीक है, एस्टिमेट इक्वेशन नंबर 1। एस्टिमेट का मतलब क्या हो गया, आप β1 β2 β3 हैट की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करेंगे एंड आप क्या ऑब्टेन करेंगे, यू विल ऑब्टेन द रेजिडुअल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ui हैट। ठीक है, ui हैट आप निकाल लोगे। स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करते हो, ऑक्सिलरी रिग्रेशन। ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन जो वर्ड है ना, ये पहले भी यूज़ हुआ है, आगे भी यूज़ होगा, बहुत बार यूज़ होगा, तो इसका ध्यान रखो। जैसे कि सपोज करो आप ये मानते हो कि अभी जो है कोई आपके पास वेरिएबल है, वो उसकी जो वैल्यू है वो उसी वेरिएबल की प्रीवियस ईयर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे मैं कहने लग जाऊँ कि प्राइस ऑफ व्हीट जो है 2025 में कितना होगा, वो आपका डिपेंड करता है कि प्राइस ऑफ व्हीट 2024 में कितना था। ठीक है, सो ये जो है ये खुद का ही फंक्शन है, मतलब करंट ईयर का प्राइस पिछले ईयर के प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। जब सेम वेरिएबल आपके क्या होते हैं, आपस में रिग्रेस हो रहे हैं, उसको हम ऑक्सिलरी रिग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी रिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सिलरी रिग्रेशन का मतलब अब यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स में बता देती हूँ। इकोनोमेट्रिक्स में ऑक्सिलरी रिग्रेशन का मतलब है जितने भी आपके एक्स वेरिएबल्स है ना, या फिर जिन्हें हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। यहाँ पे कौन से हैं मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, x2i x3i। ठीक है, 2 हैं। आप इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ही आपस में क्या करोगे, रिग्रेस करोगे। सो यू विल रिग्रेस, ऑक्सिलरी रिग्रेशन में आप क्या करोगे, यू विल रिग्रेस ui हैट स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू α1 प्लस α2 x2i प्लस α3 x3i प्लस α4 x2i का स्क्वायर प्लस α5 x3i का स्क्वायर प्लस α6 x2i x3i प्लस vi। ठीक है, ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन है। इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन में आपके किसको किस पे रिग्रेस किया है, आपने एक तो ui हैट स्क्वायर को रिग्रेस किया है x2i और x3i के साथ। अब इसमें क्या क्या किया है, x2i x3i वैल्यू ली है, इनके स्क्वायर्स भी लिए हैं और इनका मल्टीप्लाई भी लिया है, और ये आपकी एरर टर्म हो गई, इसकी vi क्या हो गई, एरर टर्म हो गई इस वाली ऑक्सिलरी रिग्रेशन की। तो आई होप ये क्लियर होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायर रेजिडुअल को जो है हमने रिग्रेस किया है ऑन ओरिजिनल एक्स वेरिएबल। ओरिजिनल जो एक्स वेरिएबल है उनके साथ, उनकी स्क्वायर्ड वैल्यू के साथ और उनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। हमने किसको किस पे रिग्रेस किया है ये हमें पता होना चाहिए। वी हैव रिग्रेस्ड स्क्वायर, वी हैव रिग्रेस्ड
squared residuals from the original regression, ठीक है, on the original x, squared x और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ x, ठीक है, तीन चीज़ों पे हमने इसको रिग्रेस किया, तीन चीज़ों के साथ। अब हायर जो पावर है वो भी हमने इंट्रोड्यूस, और भी हायर पावर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अभी हमारा इतने में काम चल जाएगा। सो स्टेप नंबर 2 था ये, आपका ऑक्सिलरी रिग्रेशन निकालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यू विल ऑब्टेन आर स्क्वायर। ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना, ये वाली ऑक्सिलरी, इस वाली ऑक्सिलरी का आपको आर स्क्वायर निकालना है। ये होगा आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 ये सबसे ईजीएस्ट है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नल हाइपोथेसिस बनाओगे, वही जो अब तक लेते हुए चल रहे हैं, देयर इज नो हेटेरोस्कैडस्टिसिटी। इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट बनाएंगे यहाँ पे। टेस्ट क्या कहता है, टेस्ट कहता है n इंटू आर स्क्वायर, किसका, ऑक्सिलरी वाला जो आर स्क्वायर है वो फॉलो करेगा आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगी आपका नंबर ऑफ रिग्रेसर्स, जितने भी आप नंबर ऑफ रिग्रेसर्स आपने यूज़ किए किसमें, ऑक्सिलरी में। ये सारा ऑक्सिलरी रिग्रेशन का काम है। आर स्क्वायर किसका है, ऑक्सिलरी का है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके, नंबर ऑफ रिग्रेसर इन ऑक्सिलरी। चाहो तो इक्वेशन में वापस देखो, कितने ऑक्सिलरी में कितने नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे ये कांस्टेंट टर्म को, 1 2 3 4 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 5 हो गई। आर स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। एन कितना है, सैम्पल साइज जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। दिस विल फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 4 में आप डिसीजन मेकिंग करेंगे इफ़ जो आपने काई स्क्वायर वैल्यू ऑब्टेन की है, काई स्क्वायर वैल्यू जो आपने ऑब्टेन की है वो आपकी ज़्यादा है किससे, काई स्क्वायर ऑफ क्रिटिकल वाली, तो ऑब्वियस सी बात है व्हाट यू विल डू, यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑन द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उल्टा होगा तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है आपको, दिस इज द एग्जाम्पल। आपको ना ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे n देखो कितना है, 41 है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। फिर हमने इसको क्या किया, ऑक्सिलरी, देखो ऑक्सिलरी में इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। यू आई हैट स्क्वायर को ट्रेड के साथ, GNP के साथ क्या किया, इंक्लूड किया, ठीक है। ये ट्रेड का स्क्वायर, GNP का स्क्वायर और इनका मल्टीप्लाई। ये जो आपका पूरा इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी है। इससे आपका आर स्क्वायर निकल गया। आपको तो सिर्फ n चाहिए और आर स्क्वायर चाहिए, इससे आपके कंप्यूटेड काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो n कितना है, 41 है, आर स्क्वायर कितना है, 0.1148 है। दोनों के मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 4.7068। और ये क्या है, क्रिटिकल वैल्यू। तो कोई भी अब देखो क्रिटिकल वैल्यू 5% पे कितनी है, 11। यहाँ देखो वैल्यू आपकी कंप्यूटेड वैल्यू कितनी आई है, कंप्यूटेड वैल्यू आई है 4.7068, ठीक है। और टैबुलेटेड वैल्यू 5% पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितना हो जाएगा, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने आपके पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। 5% पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 लो तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 11.0705। कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, कंप्यूटेड से ये बड़ी है। तो डिसीजन कैसे ले रहे थे, देखो ऑब्टेन वाली वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए तब रिजेक्ट करेंगे, यहाँ तो नहीं आ रही। इसका मतलब आप क्या करोगे, यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो हेटेरोस्कैडस्टिसिटी। अच्छा 10% पे देखो, 10% पे कितनी आ रही है, 9.23 आ रही है, तब भी ज़्यादा आ रही है। 25% पे भी ज़्यादा आ रही है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़ यहाँ पे देयर इज़ नो हेटेरोस्कैडस्टिसिटी। तो आई होप ये वाला
भी समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइट टेस्ट। ये 3 टेस्ट है जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ योर रेमेडियल मेजर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रेमेडियल मेजर्स ऑफ हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। यस, सो नेक्स्ट जो है दैट इज रेमेडियल मेजर्स ऑफ हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। अब हमें ये चेक करना है कि इफ़ देयर इज़ हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेन कंसर्न हमारा ये है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो इसमें आप क्या करेंगे, हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी हमें पता है बेसिकली अनबायस्ड तो होते हैं हमारे OLS एस्टिमेटर, बट दे आर नो लॉन्गर एफिशिएंट, नॉट इवन इन लार्ज सैम्पल, एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। एक तो जब आपका सिग्मा स्क्वायर नोन हो तब आप क्या करोगे, और जब सिग्मा स्क्वायर अननोन हो तो उस केस में क्या करोगे। तो सबसे पहला केस तो यही है व्हेन योर सिग्मा स्क्वायर इज नोन। सो इफ़ वी नो कि हमारा सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो हमें पता है, सो उस केस में हम यूज़ करते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि अभी हमने जब कॉन्सिक्वेंसेस किए थे तब पूरा मेथड किया था। सो आई एम जस्ट रनिंग थ्रू द इक्वेशंस। जैसे कि हमने कंसीडर किया था दिस इज़ द PRF वाई आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi। अब क्या करना है, व्हेन यू नो दैट यू हैव सिग्मा आई विद यू, आप क्या करो, आप पूरी ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, आप इसको डिवाइड कर दो सिग्मा आई से। तो यही कि हमने सिग्मा आई से इसको डिवाइड कर दिया सारी वैल्यूज़ को। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो एरर टर्म आई इट गेट्स ट्रांसफॉर्म ड्यू टू द डिवीजन ऑफ। अब एरर टर्म आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई ना, कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, ये वैल्यू देखो आपकी यू आई अपॉन सिग्मा आई हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। सो हमने इसको नाम दे दिया वी आई। सो वी आई अगर ये तो समेशन ये वी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। देन वेरिएंस निकालना है अब हमें। बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरिएबल को या हम डिवाइड कर रहे हैं उसको सिग्मा आई स्क्वायर से, तो उस केस में हमारा जो मॉडल है इट विल बिकम ब्लू अगेन, बेस्ट हो जाएगा, मिनिमम वेरिएंस आ जाएगा, दैट इज़ कांस्टेंट वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, सिंस वेरिएंस ऑफ वी आई आपको पता है वी आई स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू दिस, राइट। वी आई की जगह पे क्या लिख दिया, यू आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर लिख दिया। ये कॉमन बाहर आ जाता है, कांस्टेंट वैल्यू 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर बाहर आ गई, अंदर बचा ई ऑफ यू आई स्क्वायर। ये क्या होता है, सिग्मा आई स्क्वायर होता है, दोनों को कट किया 1 आ गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ब्लू। सो जो ट्रांसफॉर्म आपने किया एरर टर्म इज़ होमोस्कैडिस्टिक, आपकी ये वाली एरर टर्म होमोस्कैडिस्टिक है। सो आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर जो इक्वेशन आपकी है जो अभी हमने पढ़ी थी 11.19, ये वाली इक्वेशन, इसको हम OLS से क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। और इससे जो हमारे ये β1 β2 आते हैं इसको हम बोलते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटस। सो ये सेम है जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। नेक्स्ट है व्हेन योर सिग्मा आई स्क्वायर इज़ अननोन। ये इंपॉर्टेंट है, जब आपको पता ही ना हो तो उस केस में क्या करोगे। सो व्हेन दिस इज़ अननोन टू यू, दिस इज़ नॉट नोन, उस केस में आप 2 तरीके से इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। सबसे पहला है एरर वेरिएंस इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। अगर आपका एरर वेरिएंस जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स आई के, इन दैट केस आप क्या करोगे, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कह रहे हो कि आपका जो एरर टर्म है वो किससे प्रोपोर्शनल है, आपकी एरर टर्म इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स आई है, ये हमने मान लिया। इसको हम वी यू आई भी बोल सकते हैं, कोई भी एक लो, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लो, इसी से आगे करते हैं। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जो अभी इक्वेशन हम यूज़ कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आई से। अब ये 11.18 इक्वेशन कौन सी है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली, ये वाली इक्वेशन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, अंडर रूट एक्स आई से। डिवाइड कर दिया, देखो हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, दीज आर द वैल्यूज़। वी आई की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वी आई क्या है हमारे लिए, वी आई की वैल्यू आ गई है, वी आई मतलब जो नई एरर टर्म है ट्रांसफॉर्म करने के बाद, इट इज़ इक्वल टू यू आई अपॉन अंडर रूट एक्स आई। अब देखो, इन ऑर्डर टू सी कि ये क्या होगा, तो वी आई स्क्वायर निकालेंगे। वी आई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यू आई स्क्वायर अपॉन एक्स आई। स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो एक एक स्टेप देखते जाओ। इसमें क्या किया,
इस वो यहाँ पे हमने ई ऑफ वी आई स्क्वायर लिखा, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारे एक्सपेक्टेशन ऑफ द एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट आए, राइट। तो वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है एक्स आई और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये कैसे आया है यहाँ पे, थोड़ा सा समझो। वी आई स्क्वायर क्या है, यू आई स्क्वायर अपॉन एक्स आई है, ठीक है। यू आई स्क्वायर की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में देखी थी किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स आई के बराबर है। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर ली थी, यही अजम्पशन लेके चल रहे थे। तो ये अजम्पशन हमने यहाँ एज इट इज़ लिख ली। तो यहाँ एक्स से एक्स आई क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिग्मा स्क्वायर विच इज़ होमोस्टैटिस्टिक। इसका मतलब स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लेते हैं तो हमें एरर वेरिएंस जो है वो होमोस्टैटिस्टिक मिल जाता है। तो पहला मेथड क्या था, WS, जिसमें हम किससे डिवाइड कर देते हैं, अगर सिग्मा आई हमें नोन होता है, सिग्मा आई स्क्वायर नोन होता है तो 1 अपॉन सिग्मा आई से डिवाइड करके और हम निकाल लेते हैं एस्टिमेटर्स, और वो एस्टिमेटर की जो एरर टर्म आती है वो कांस्टेंट आ जाती है, तो होमोस्टैटिस्टिक हो जाता है। दूसरा हमने क्या किया, दूसरे में हमने स्क्वायर रूट ले लिया किसका, एक्स आई का, उससे डिवाइड कर दिया, वो भी होमोस्टैटिस्टिक आ गई। तीसरी और इसके अकॉर्डिंग जब सिग्मा आई स्क्वायर इज अननोन, उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्या है, एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई स्क्वायर। देखो वहाँ क्या था, एरर वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई, सिर्फ एक्स आई के प्रोपोर्शनल था, एक्स आई सिंगल एक्स आई। यहाँ एक्स आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तब भी देख सकते हो आप हियर। इसको लिखा क्या, ई यू आई स्क्वायर किसके बराबर है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के बराबर है। अब देखो वेरिएंस क्या हो जाएगा ना, ये हमने क्या किया, बेसिकली डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स आई, वहाँ पे अंडर रूट से किया था, यहाँ किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स आई से डिवाइड कर देंगे। एक्स आई से डिवाइड किया, ये वैल्यूज़ आ गई। वी आई मेन होता है, वी आई क्या है यहाँ पे, वी आई आपका है यू आई अपॉन एक्स आई। क्या करेंगे, एक्सपेक्ट वी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू आई स्क्वायर अपॉन एक्स आई स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन लेंगे वी आई स्क्वायर की, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई यू आई स्क्वायर अपॉन एक्स आई स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन लेने पे बाहर आ जाएगा। इसकी वैल्यू अभी तो ये मानी हमने यहाँ पे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एक्स आई स्क्वायर कट जाएगा, सिग्मा आ गया, ये भी होमोस्टैटिस्टिक है। तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तीसरा एक्स आई से डिवाइड कर दो। फोर्थ वन रीस्पेसिफिकेशन। कई बार आप क्या कर सकते हो, रीस्पेसिफाई कर सकते हो अपने मॉडल को। आप क्या कर सकते हो, यू कैन एस्टिमेट द मॉडल इन लॉग फॉर्म। आप लॉग ले लो, तब भी आपका जो वेरिएंस आएगा वो कैसा आ जाएगा, होमोस्टैटिस्टिक आ सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपके मेथड्स हैं वो यही वाले हैं जो आपको याद रखने हैं। मेन मेथड में आपको क्या करना है, बेसिकली मेन मेथड में अगर देखो फर्स्ट नंबर पे आप क्या कर रहे हो, सिग्मा आई से डिवाइड कर रहे हो जब ये नोन है, ठीक है। दूसरे पे आप क्या कर रहे हो, अंडर रूट एक्स आई से डिवाइड कर रहे हो। तीसरे पे एक्स आई से डिवाइड कर रहे हो और फोर्थ में लॉग ले रहे हो। ये चार आपके रेमेडियल मेजर्स हैं जब भी हेटेरोस्कैटिस्टिक प्रेजेंट होगे, तो इससे आपको याद, लेकिन जब भी ये आएंगे ना तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। मेनली आपको ये ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये बताना है। 2 स्टेप का फॉर्मूला है बट ये याद होना चाहिए। इससे हमारा पूरा मॉडल जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगा। लॉग लीनियर और ये भी है बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में इतना ही है। दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 11। आई होप सबको समझ आया होगा ये। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टू द चैप्टर नंबर 11।